गुड इवनिंग गाइज, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल मैजिक लर्नर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के भैया। आज हम लोग पढ़ेंगे 50 फार्मूले, ठीक है, जो कि ये आपके यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर पे बेस्ड है। क्योंकि आपको जितना फार्मूला याद रहेगा उतना ही अच्छे से आप डायमेंशन निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए पढ़ते हैं अपना पहला फार्मूला कि फार्मूला ऑफ फोर्स। ये मैंने लिख दिया है कुछ स्लाइड पे, राइटिंग में मत जाइएगा, मैं बढ़िया समझाने के लिए आपको लिखा हूँ कि फार्मूला फॉर फोर्स। फोर्स क्या है? ये है मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। फोर्स जनरली होता क्या है कि पुश आर पुल, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम धक्का दें या उसको खींचें, दैट इज द फोर्स। या ये कह सकते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट है, मान लो ए और बी, इनके बीच में जो भी इंटरेक्शन होगा वो चाहे इनके बीच का मतलब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, आकर्षण हो जाए, या एक दूसरे को रिपेल कर जाए, ठीक है, या मतलब प्रतिकर्षण हो जाए, ठीक है, रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स कुछ भी हो जाए, ये है इनके बीच का इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब होता है दोस्तों वार्तालाप। तो इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट दैट कैन कॉज अ चेंज इन ऑब्जेक्ट मोशन। अब इनके बीच में अगर इंटरेक्शन हुआ, ठीक है, दोनों के बीच में मतलब कि वार्तालाप हुई, बातचीत हुई, तो इससे होगा क्या इन दोनों ऑब्जेक्ट पे? या तो इनका जो है मोशन में परिवर्तन आएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, या तो इनके शेप में परिवर्तन आएगा, ठीक है, शेप, ठीक है। तीसरी चीज हो गई, या तो इनके डायरेक्शन में परिवर्तन आएगा, यानी अर्थात या तो इनके गति में परिवर्तन आएगा, या तो इनके आकार में परिवर्तन आएगा, या तो इनके दिशा में परिवर्तन आएगा। तो फोर्स बराबर क्या हो गया? मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अगला फार्मूला देखते हैं, तो कौन सा सही है? पहला वाला ही सही है इसमें, ठीक है। ये टिक मार देते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं। और ये है क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी पजेस्ड बाई बॉडी, ठीक है, एनर्जी पजेस्ड बाई बॉडी। कोई भी बॉडी के अंदर एनर्जी है, क्यों? ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगर मोशन की वजह से, गति की वजह से कोई बॉडी में कुछ भी एनर्जी है, यानी कि ऊर्जा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये है काइनेटिक एनर्जी। और ये फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। तो बिल्कुल ये रट लीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको लास्ट तक काम देने वाला है। आप आगे जेई मेंस देंगे, नीट देंगे, एडवांस देंगे, हर जगह तक ये काम आने वाला है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ठीक है। थ्योरी आपकी क्लियर रहेगी तो इससे आपका यूनिट एंड डायमेंशन भी अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। सब ये चैप्टर भी अच्छे से तैयार हो जाएगा, फार्मूला भी याद हो जाएगा आगे के लिए। तो यूनिट एंड डायमेंशन बेस्ड है, उसको एकदम पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगला देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी आ गया, इसका क्या फार्मूला है? सेम, तो वहां था एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, तो यहाँ आएगा वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक पोजीशन वर्ड है, पर मैं यहाँ यूज करूंगा, अगर प्रेफर करूंगा कि आप लोग कॉन्फ़िगरेशन वर्ड यूज कीजिए। कॉन्फ़िगरेशन का दोस्तों मतलब क्या होगा कि एक्स एक्सिस से क्या पोजीशन है, वाई एक्सिस से क्या पोजीशन है, जेड एक्सिस से क्या पोजीशन है। तो ये वर्ड यहाँ पे जो है कॉन्फ़िगरेशन, ये बेटर यहाँ पे है, तो आप पढ़ो, इसको पढ़ लेंगे कि एनर्जी पॉजेस्ड बाई अ बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन और कर देते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये होगा, इसका जो फार्मूला होता है, ये होता है मास, ग्रेविटी और हाइट। काइनेटिक एनर्जी में देखेंगे तो ये था हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या था? यहाँ पे मास था, भी क्या थी? वेलोसिटी थी, ठीक है, v इक्वल टू वेलोसिटी,
ठीक है। तो यहाँ क्या है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, ठीक है। ये तीन चीज से मिलके बन गया। इसकी भी एनर्जी जूल होगी, कोई भी एनर्जी हुआ, ठीक है, उसका जूल होता है। और ये है एसआई यूनिट, ठीक है, जूल है, एसआई यूनिट जूल है। सीजीएस यूनिट एनर्जी की होती है, सीजीएस यूनिट है ईआरजी अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग, ठीक है। अगला देखते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ इज, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले देखो किसका चेंज कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंज हुआ और रेट लगा दिया। अगर आप ये चीज याद कर लो, कहीं भी रेट वर्ड का यूज हुआ है तो मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये है मोमेंटम, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। ये है फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। अब अगर सिंपल भाषा में देखेंगे तो F बराबर हम कर देंगे, D मतलब होता है dp अपॉन dt, ठीक है। तो ये अगर मैं याद करूं तो D ब्रैकेट में हो जाएगा mv अपॉन ये हो जाएगा dt। m मास किसी भी बॉडी का कांस्टेंट होता है, तो m बाहर आ जाएगा dv अपॉन dt, तो ये हो जाएगा एम ए। ये सिंपल सा मतलब कि डेरिवेशन था, डेरिवेशन में आगे पढ़ाऊंगा। तो फोर्स क्या है, ये सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अगर मैं कह रहा हूं कि मान लो दो क्वांटिटी है x और y, और तीसरी क्या है z, मैं ऐसा 3 क्वांटिटी ले लिया, ठीक है। अब मैंने कह दिया x जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, और x जो है अगर इन्वर्सली होगा तो ये हो गया, मान लो z के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो डायरेक्टली में क्या है, अगर x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, या तो y बढ़ेगा तो x बढ़ेगा, मतलब दोनों साइड बढ़ेंगे। पर इन्वर्सली में क्या है दोस्तों, अगर x बढ़ा तो ये z जो है घटा, z बढ़ा तो x जो है ये क्या होगा, घटा। तो ये था डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, एक्सीलरेशन सिंपल सी बात है, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, ठीक है, v बाई टी। तो यहाँ वही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कह रहा है, और रेट की बात आ गई मतलब वेलोसिटी से भाग दिया है। मैं भी वही कह रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। मैं थोड़ा अच्छे समझाऊंगा, इसलिए हो सकता है वीडियो लंबी हो, तो प्लीज बहुत ही ध्यान से बैठें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पूरे फिजिक्स में काम आने वाला है, ठीक है। तो यूनिट क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी बटे टाइम, ठीक है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्क डन इज गिवन बाई। अब भैया वर्क डन के होता क्या है, तो क्या है, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट। मान लो ये है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द फोर्स, ये कुछ एक आदमी था यहां, ठीक है। इसने क्या किया कि इस पर एक F नाम का फोर्स लगाया। अब देखो, अब इस F फोर्स के वजह से कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर गया, मतलब अपने स्थान से पहले यहाँ था, बाद में इसका पोजीशन यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्क बराबर क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यूनिट क्या है इसकी, यूनिट भी वर्क डन। अभी आप पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में था वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि W बराबर था डेल्टा के ई। तो ये इसलिए जो है इसकी यूनिट भी, वर्क डन की भी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ये कॉन्सेप्ट अभी मैं आगे थोड़ा सा बताऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम की, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी पर में, ठीक है। तो वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
और फार्मूला बिल्कुल जरूर से जरूर इसको एकदम मतलब याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। पावर फार्मूला, पावर क्या है? वर्क अपॉन टाइम। सिंपल सी बात है, पावर बराबर क्या हो गया? वर्क डन अपॉन टाइम, या तो एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वॉट। ठीक है, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो ये हो जाएगा जूल पर सेकंड अगर ऐसे यूनिट निकालोगे तो। ठीक है, पावर मतलब क्या हो गया? वर्क अपॉन टाइम। अगला देखते हैं, वेलोसिटी। बहुत ही सिंपल, वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को अगर हम s मान लें तो ds अपॉन dt, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये तो सबसे सिंपल है। आगे देखते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम होता क्या है? आपको बहुत ज़्यादा जगह जगह फार्मूला पढ़ोगे कि भैया मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, मोमेंटम होता क्या है? कुछ पता नहीं है। तो मैं बताता हूँ कि किसी भी बॉडी में कितना मोशन है, कितना गति है उस पर्टिकुलर एक टाइम पे, वो बताने वाला कोई एक शख्स है, तो वो है आपका मोमेंटम। ठीक है, और मोमेंटम का जो फार्मूला है ये है मास इनटू वेलोसिटी। मास का होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का होता है मीटर प्रति सेकंड। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, तो ये है। ठीक है, वेलोसिटी तो ये मीटर, हाँ सेकंड को सॉरी उसने वैसे लिख रखा है। अब यहाँ पे देखो, आप कॉन्सेप्ट समझो कि किसी भी बॉडी में कितना मोशन है, दैट इज डिनोटेड बाय द मोमेंटम। ठीक है, आगे देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या है? अब देखो, मान लो ये दो ऑब्जेक्ट हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अभी तो आप आगे पढ़ोगी भी। m1 m2 मान लो, एक दो दो ऑब्जेक्ट हैं a और b, जिसका मास है m1, इसका इसका है m2। ठीक है, या वैसे देखें बड़ा m कर लेते हैं, छोटा m कर लेते हैं, कुछ भी कर लो, आपके ऊपर है। इनके बीच की डिस्टेंस है r। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच में लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा होता है भाई मेरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मासेस ऑफ द फोर्स। ठीक है, और दूसरी चीज होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि ठीक है, तो ये सिंपल सा हो गया F प्रोपोर्शनल टू एम एम अपॉन और स्क्वायर। तो F बराबर हो गया G है एम अपॉन आर स्क्वायर। G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। आप मुझे कमेंट में जरूर चेक करके बताएं कि इसकी यूनिट सही है या गलत है जी की। और एक चीज आपको बता दो कि ये देखो जी की वैल्यू यहाँ पे कितनी कम है। जी की वैल्यू कुछ एक 10 की पावर -11 में है, इसीलिए हम लोग आपस में चिपकते नहीं हैं। ठीक है, तो फार्मूला कौन सा है? ए जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का फार्मूला करेंगे फोर्स अपॉन एरिया। अब एक चीज यहां कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा है भाई मेरे, ये अपॉन एरिया। ठीक है, एक होता है फोर्स, दूसरा होता है प्रेशर, होता है सॉरी प्रेशर, दूसरा होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस में क्या आएगा? इंटरनल फोर्स। ये चीज याद रखना, मैं ऐसे बता रहा हूं कि आपका मैक्सिमम फिजिक्स का फार्मूला कवर हो जाएगा। और इसकी यूनिट क्या होती है? पास्कल। ठीक है, अब आप यहाँ चाहे इंटरनल फोर्स हो चाहे एक्सटर्नल फोर्स हो, हमको पता है कि F बराबर मास इंटू ये होता है एक्सीलरेशन, तो M मतलब हो गया तो kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ से ये कर देते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया प्रेशर हो चाहे स्ट्रेस हो, सब की यूनिट निकालेंगे हम पास्कल। आगे देखते हैं,
फार्मूला फॉर डेंसिटी, डेंसिटी का वो होता है रो, रो बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हम डेंसिटी की यूनिट देखें तो ये क्या, केजी मीटर प्रति क्यूब। अच्छा, दूसरे भाषा में समझते हैं, 1 केजी 1 मीटर, ये है रो, यूनिट है। ठीक है, डेंसिटी की। अब यहाँ अगर हम कॉन्सेप्ट देखेंगे तो 1 मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब की कहानी क्या है। अब देखो 1 मीटर क्यूब कैसे बन रहा है। मान लो एक मैंने ये क्यूब ले लिया, सॉरी यहाँ कुछ ले जिससे मतलब थोड़ा सा वो बने कॉन्सेप्ट। ये देखो, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, अब ये बना। तीनों यूनिट यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है, तीनों 1 मीटर हैं, 1 मीटर हैं, 1 मीटर हैं। तीनों को गुणा कर दो तो ये हो गया 1 मीटर क्यूब। ठीक है, इन द सेम। अब 1 केजी, 1 मीटर क्यूब में 1 केजी मास ये क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना मास कंटेन करेगा, यूनिट वॉल्यूम मतलब, अब यूनिट वॉल्यूम का क्या होगा, यूनिट वॉल्यूम की जब बात करूंगा हर जगह बोलूंगा यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम, उसका कुछ मतलब नहीं होता। उसका होता है मतलब 1 मीटर क्यूब। एकदम सिंपल सी कहानी समझ लो, जब मैं बोलूं कि यूनिट वॉल्यूम, तो यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब। ठीक है, कुछ नहीं है, 1 मीटर क्यूब में कितना मास कंटेन कर रहा है वो उसकी क्या हो जाएगी, प्रेजेंट टाइम की डेंसिटी हो जाएगी। डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, ये है केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन की बात आ गई। तो पहला इक्वेशन था वेलोसिटी बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, ये है, ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। यहाँ देखो फाइनल वेलोसिटी है, ये है इनिशियल वेलोसिटी है, ये है एक्सीलरेशन इनटू टाइम। इक्वेशन के तीन, जनरली 3 मोशन होते हैं इक्वेशन के। सॉरी ये थोड़ा सा गलत लिख रहा है, सॉरी, मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं। ठीक है, एक तो आपको बताएगा कि फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन टाइम, इनमें क्या संबंध है। इन द सेम वे दूसरा क्या बताएगा, इसको एकदम से रट जाइए, बिल्कुल सोचना नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। दूसरा क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है, हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ भी निकालना हो तो इनिशियल वेलोसिटी को टाइम से गुणा कर दो, एक्सेलरेशन को आधा कर दो, टाइम का स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसका भी मीटर एम आएगा। ठीक है, यहाँ देखना, आगे देखते हैं। थर्ड, थर्ड क्या था, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। मैं एक बात यहाँ कह रहा हूँ, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। अब इसको आप ढूंढेंगे और कमेंट में मुझे बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। स्प्रिंग फोर्स एक्सर्टेड इज गिवन बाय, सबसे पहले चीज देखते हैं स्प्रिंग। मान लो ये है, ये यहाँ पे एक वेट लटका देते हैं, ये है डब्लू, कुछ एक वेट लटका देते हैं, ये हो गई हमारी स्प्रिंग। ठीक है, तो क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग व्हेन इट इज कंप्रेस्ड और एक्सर्टेड। मान लो एक स्प्रिंग को मैंने, पहले ऐसे ही स्प्रिंग थी, मैंने इसको थोड़ा सा खींच दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे, अभी क्योंकि ज़्यादा वेट लटक गया है। ठीक है, अब स्प्रिंग क्या करेगा कि स्प्रिंग जो है अपना ये वाला पोजीशन अटेंड करने की कोशिश करेगा, कहेगा भैया मुझे ऐसे ही पोजीशन में आना है। तो ये क्या करेगा कि खुद को, खुद में ये खींचने की कोशिश करेगा। यहाँ जो बल लगेगा वो है हमारा रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब दोबारा स्टोर करना। ठीक है, तो ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। जो भी रहेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट हमेशा एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इनटू कितना मतलब खिंचाव है, तो F बराबर माइनस के एक्स। ठीक है, और इसको कैसे निकालेंगे, हुक्स लॉ से। ठीक है, हुक्स लॉ, फोर्स अप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू, ये क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब माइनस में क्यों लग रहा है, क्योंकि मैंने तो सीधा खींच दिया है, रीस्टोरिंग बल हमेशा उल्टी दिशा में लग रहा है, इसलिए यहाँ माइनस का सिंबल आ गया। ठीक है, ये एक्स मतलब एक्सटेंशन, मतलब समझ लो ये डिस्टेंस, मतलब स्प्रिंग हमारी कितना खींची है। सिंपल सी बात याद कर लो, कितना। गाइज मैं विश्वास दिलाता हूँ,
अगर इतना आपने याद कर लिया, अभी मैं 50 क्वेश्चन तक जाऊंगा, समझ लो आपकी फिजिक्स बहुत अच्छे हद तक मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। पावर क्या है? वेलोसिटी के टर्म में पावर निकालना है। पावर हमने पढ़ा था क्या? वर्क अपॉन टाइम पढ़ा था। ठीक है, यही तो पढ़ा था, वर्क अपॉन टाइम। तो पावर क्या, वेलोसिटी में पावर और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? पावर बराबर फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब ये फार्मूला कैसे आया? P बराबर एफ इंटू भी, सॉरी एफ इंटू भी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं। अब इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। एक थोड़ा मैं बता देता हूँ, समझ लो, नहीं तो बार बार कहोगे सर सब कुछ कमेंट में ही मांगते रहते हैं। तो ये हो गया, पावर की वैल्यू क्या है? एफ इंटू एस, यही तो पढ़ा था। डब्ल्यू की वैल्यू क्या है यहाँ? फोर्स इंटू एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, ये भी अपॉन टाइम है। तो भैया डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता क्या है? बराबर होता है वेलोसिटी। तो पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी, सिंपल सी कहानी हो गई, कुछ इसमें सोचने की बात रही नहीं गई है। ठीक है, तो हमें इतना याद रखना है, पावर बराबर क्या हो गया? वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इम्पल्स, इम्पल्स देखोगे जब प्लेयर कैच लेता है, कोई भी प्लेयर हो, एक्स वाई जेड, जब क्रिकेट मैच में सब देखोगे, हम क्या करेंगे? एक बॉल आ रही है, इधर इधर आके पकड़ेंगे, थोड़ा सा हाथ पीछे कर लेते हैं। तो जब हाथ पीछे करते हैं तो वहाँ टाइम क्या करता है बंदा? वो टाइम को मतलब बढ़ा देता है। इम्पैक्ट टाइम क्या है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई ए फोर्स एक्टिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स, ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है इंटू कितना टाइम पीरियड है। इसकी यूनिट हो गई न्यूटन सेकंड। ये बिल्कुल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको रिलेट करते हैं जे से। जे बराबर एफ इंटू टी। अगर आपको डिफिनीशन में कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर पूछें। ठीक है, आगे देखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? भैया हमने क्या पढ़ा था? वेलोसिटी क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जहां भी एंगुलर फैंगुलर आए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनके फिजिक्स को तो मैं ऐसे मजाक बना के रख दूं अगर ढंग से पढ़ाई करो तो। ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। जहां वेलोसिटी था यहाँ पे मैंने कर दिया एंगुलर वेलोसिटी, और ये क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट आएगा कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। ये है देखो थीटा। ओमेगा क्या है? आपका एंगुलर, जैसे भी वेलोसिटी को भी से, तो एंगुलर वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं हम? देखते जाओ बस कॉन्सेप्ट, ओमेगा से लिखते हैं। ठीक है, वेलोसिटी क्या था? डिस्टेंस अपॉन, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक्स या और एस, किसी से भी कर दो डिनोट, अपॉन टी होगा। ठीक है, कितना मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ है। भैया जब एंगुलर वेलोसिटी की बात आएगी तो इसमें हम देखेंगे कितना एंगल चेंज हुआ है। ठीक है, ये हो गया कि कितना एंगल चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन बाई टाइम का सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड। कुछ था ही नहीं। अरे मान लो भैया ये कुछ एक, मतलब थीटा, मतलब एक सर्कल में कोई एक ऑब्जेक्ट घूम रहा था ऐसे, कुछ एक 50 डिग्री पे एंगल पे, थोड़ी देर बाद अगर मीन पोजीशन से यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 100 डिग्री का एंगल कुछ बन गया। जस्ट इमेजिन है, ऐसा कुछ मतलब बता नहीं रहा हूँ। तो ये देखो कहानी कि डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना एंगल वो मूव कर गया। ठीक है, तो वो हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या मतलब हो गया? चेंज इन एंगल, कि पहले पोजीशन पे क्या एंगल था, बाद में पोजीशन पे क्या एंगल है, वो हो गया क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट बात करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट इट इज ए रोटेशनल मास। ठीक है, अगर हम जाते हैं सोने की दुकान पे, ठीक है, गोल्ड की दुकान पे अगर हम जाएंगे तो देखेंगे कि जो फैन वगैरह है वो हम बंद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, वेट भाग जाएगा। जनरली वो वेट नहीं रहता, दैट इज द रोटेशनल वेट हो जाता है, कहेंगे नहीं, इसलिए हम पंखे बंद कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द बॉडी, यानी कि रोटेशनल मास बॉडी का कितना है। ठीक है, अब इसको किस तरह लिखते हैं, आई बराबर एम डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, जिस एक्सिस पे बॉडी घूम रही हो, मान लो ऐसे एक्सिस पे बॉडी यहाँ पे हमारी घूम रही है, इस एक्सिस पे बॉडी घूम रही है, तो मास कितना है बॉडी का इनटू, ठीक है, एक्सिस से जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है, एक्सिस क्या है, एक्सिस जनरली तीन प्रकार की होगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, एक ये हो गया, देखो ये हो गया हमारा, ये कुछ एक जीरो बनता है, एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब टॉर्क क्या है भैया, हमने फोर्स पढ़ा, ठीक है, फोर्स का क्या था, m इंटू ए था। टॉर्क क्या है, रोटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा कि r क्रॉस f, ठीक है, ये है टॉर्क, ये क्रॉस का चिन्ह है। अभी जब वेक्टर पढ़ोगे तो ये हो जाएगा आर एफ साइन थीटा। ये सब बड़ी बड़ी वैल्यू देख के, बड़ी बड़ी बातें देख के कुछ घबराना नहीं है, कुछ भी यहाँ रॉकेट साइंस नहीं चल रहा, बहुत ही सिंपल है। तो क्या है, फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि एक डोर की बात करते हैं हम, दरवाजा, दरवाजा एक मान लो यहाँ कुंडी लगी है, दो कुंडी लगी है, ये एक हो गया दरवाजा। अब जितना हम कुंडी, ये दो जो मतलब सॉरी जिस पर मतलब दरवाजा टिका हुआ है, ये एक एक्सिस हो गई, समझ लो ये हो गया दरवाजा। अब एक्सिस के जितना करीब हम मतलब किसी भी चीज को, मतलब एक्सिस के जितना करीब दरवाजा बंद करेंगे उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, और एक्सिस से जितना दूरी बढ़ाते जाएंगे, यहाँ देखो यहाँ पे आसानी से ये बंद हो जाएगा। ठीक है, टॉर्क बराबर क्या हो गया, और क्रॉस एफ हो गया। टॉर्क को हमेशा याद रखो, कुछ नहीं है, ये एक रोटेशनल फोर्स है। अच्छा, स्पेलिंग गलत लिखी है, रोशनल लिखी है क्या, सॉरी यार, ये हो गई रोटेशनल। आगे पढ़ते हैं कि एंगुलर मोमेंटम, अभी ये सेम बात, मोमेंटम पढ़ा, मोमेंटम पी एम इंटू भी। एंगुलर मोमेंटम को किससे डिनोट करेंगे, एल से, एल से आई हो जाएगा। क्यों, आई क्या है, अब ये देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कहते हैं, रोटेशनल मास। जहां हम मास पढ़ते थे नॉर्मल मोशन में, वहां क्या कर देंगे हम, इसको रोटेशनल मास से कर देंगे। जहां वेलोसिटी पढ़ते थे वहां पे क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। बस एल बराबर आई ओमेगा, कितना सा सिंपल सिंपल सा है, उसी में एक वर्ड कर दिया मोमेंटम। मोमेंटम लोग इतना कंफ्यूजन लगे, पता नहीं क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, आगे देखते हैं आई ओमेगा। ठीक है, आगे देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। सिंपल से एक वीडियो देखना, मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स के दो मतलब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताया है। तो जो फोर्स मान लो बॉडी ये घूम रही है, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा, ठीक है, एक पत्थर लिया हाथ में, इस पत्थर को आपने क्या किया, घुमा दिया, बचपन में बहुत घुमाया है, तो ये सेंटर सीकिंग फोर्स है, ये चाहेगा कि सेंटर की तरफ ये अट्रैक्ट हो जाए, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हो जाएगा एम भी स्क्वायर अपान आर। और एक फोर्स आएगा जो सेंटर से दूर लगता है, वो है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो एम भी स्क्वायर अपान आर। ठीक है, और इसी फोर्स की वजह से किसी भी बॉडी का सर्कुलर मोशन होता है, यानी कि सर्कल के लॉन्ग, इस सर्कल में कोई भी बॉडी इसीलिए मोशन करेगी क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिंदा है।
ये फोर्स नहीं हो तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम पीछे ही पढ़ा दिया कि वर्क डन जो है, वर्क डन ये बराबर हो जाएगा आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर्मूला फॉर प्रेशर इन लिक्विड। ठीक है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर प्रेशर इन लिक्विड। तो प्रेशर किसी भी लिक्विड में प्रेशर का क्या फार्मूला होगा, प्रेशर की वैल्यू होती है फोर्स अपॉन एरिया, पर यहाँ क्या आ जाएगा, फोर्स बराबर H इंटू डी इंटू जी। ये याद रखो, हाइट, डेंसिटी और ग्रेविटी। ठीक है, अभी पढ़ोगे आगे बर्नौली प्रिंसिपल, H रो जी, इसको रो कर दो, रो मतलब क्या होता है, डेंसिटी, हमेशा याद रखो। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट। ठीक, अब आगे देखते हैं। आई होप कि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ अंत तक बने ज़रूर रहिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन अभी भी मिलनी बाकी बाकी हैं। 25 फार्मूले और हैं यहाँ से। ठीक है, हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी क्या है कि किसी हीट कैपेसिटी को डिनोट करेंगे भैया सी से, कितना हीट सप्लाई हुआ। हीट सप्लाई होगा कहाँ से, अगर कोई ये पूछे तो भैया जो हमने स्टोव लगाया है, जो सोर्स लगाया है हीट से, वहाँ से ही हीट सप्लाई ना होगा, बटे बॉडी के टेम्परेचर में कितना चेंज आया। अब सिंपल सी बात देखो, ये था पानी। ठीक है, पानी का टेम्परेचर पहले मान लो कितना था, मान लेते हैं हम कुछ एक 10 डिग्री सेल्सियस था। हमने हीट सप्लाई कर दी, यहाँ से हीट लगा दिया। ठीक है, बाद में टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर है, बाद में टेम्परेचर क्या हो गया, 100 डिग्री आ गया सेल्सियस, पानी बॉयल होने लगा। तो कितना हीट सप्लाई किया बटे चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि ठीक है 90 का चेंज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हीट सप्लाइड। ठीक है, और टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो हमने क्या पढ़ा था, डिग्री सेल्सियस, अभी के लिए भूल जाओ। वो नॉर्मल सबसे शुद्ध जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन, और केल्विन और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन बताऊं तो के बराबर 273 प्लस सी होता है। ठीक है, और दूसरा सी अपान 5 इजकल टू एफ माइनस 32 अपान 9, ये है फॉरेनहाइट और उसका बीच का सेल्सियस के बीच का रिलेशन। ठीक है, आगे देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट क्या है, कह रहा है कि भैया कि क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस। अब यहाँ तो पानी की बात कर नहीं सकते, पानी 1 ग्राम में तो आएगा नहीं, उसका वैल्यूम हो जाएगा 1 लीटर में कुछ आ जाएगा पानी। ठीक है, या 1 ml की बात कर देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, ग्राम ml ऑलमोस्ट देखोगे तो आप कहीं भी देखोगे 1 लीटर में कुछ एक उसमें देखोगे 910 ग्राम करके ऐसे कुछ मतलब मेंशन किया रहता है, तो ज़्यादा उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें समझना है, अपना काम निकालना है। तो मान लेते हैं 1 ml पानी है। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है, 1 ml पानी है। ठीक है, इसका टेम्परेचर हमें रेज करना है, यहाँ से हमने हीट दे दी। ठीक है, इसका टेम्परेचर रेज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, ये पानी है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से, पानी 1 ml पानी है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करने के लिए कितना हीट चाहिए, कितना सी चाहिए, वो हो गई हमारी स्पेसिफिक हीट। तो हीट अपान मास इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं लेटेंट हीट क्या है भैया, गुप्त उष्मा है। हमेशा देखोगे, मैं ये चीज़ आप पढ़ना, आप देखो कि भाप से भाप से ज़्यादा जलेंगे। ठीक है, वहीं गर्म पानी से कम, क्योंकि ये है गुप्त उष्मा। और इसका जो फार्मूला होता है, हीट रिक्वायर्ड फॉर फेज चेंज मास इनटू लेटेंट हीट, जितनी भी गुप्त उष्मा होगी। ठीक है, तो हीट रिक्वायर्ड, हीट को जनरली क्यू से लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और फेज चेंज मास इनटू लेटेंट हीट, ये हो गई। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो जाएगी जूल। ठीक है, अब देख लो अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व्ड आर रिलीज्ड बाय सब्सटेंस। मान लो वही मेरा, हम फिर एग्जांपल लेंगे, 1 ml पानी था या 100 ml पानी था,
हमने यहाँ आग लगा दी, इसने कितना हीट ऑब्जर्व किया या कितना हीट रिलीज किया, भाप के रूप में रिलीज भी तो कर रहा है, एब्जॉर्ब भी कर रहा है, रिलीज भी कर रहा है। यहाँ से एब्जॉर्ब होगा, यहाँ से रिलीज होगा। कितना हीट किया, मतलब रिलीज किया, एब्जॉर्ब किया, कब? ड्यूरिंग फेज चेंज। फेज चेंज का कॉन्सेप्ट देखो, पहले ये था पानी, अब क्या बन रहा है? भाप। ठीक है, यानी कि गैस फॉर्म में आ गया, पहले था लिक्विड फॉर्म में था। तीन ही तो फेज होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो लिक्विड से गैस में फेज चेंज हुआ, चाहे फ्रीजिंग कर रहे हैं या बॉइलिंग कर रहे हैं, ये है फेज चेंज, कहानी खत्म। अब लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक पंगा इसने फंसा दिया, कहा कि भैया लेकिन इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये है गुप्त उष्मा। ठीक है, लेटेंट हीट। अगला देखते हैं आइडियल गैस ला। ये अभी याद कर लो, पी वी बराबर एन आर टी। ठीक है, सॉरी यार, ये टेम्परेचर है ना। अब देखो, पी प्रेशर, वॉल्यूम, एन आर टी। ठीक है, पी ए ये इसकी यूनिट है। ठीक है, अब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन है। आर को क्या कहते हैं? रिडबर्ग कांस्टेंट। और ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं कि इसकी जो है वैल्यू कितनी होती है। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं कम से कम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो जनरली प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन है। ठीक है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वाइल प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारा हो गया आइडियल गैस का लॉ हो गया। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ध्यान दो, रूट मीन स्क्वायर ऑफ स्पीड ये होता है अंडर रूट 3 RT/m। ये फार्मूला भी याद कर लीजिए, यूज्ड फॉर काइनेटिक गैस इन थ्योरी। अब क्या है? मेजर ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल कैलकुलेटेड एज द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ द स्क्वायर्ड स्पीड ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जनरली ये क्या है? देखो, मेजर ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, पहली चीज तो ये भी एज एवरेज स्पीड ही है गैस मॉलिक्यूल की। ठीक है, अभी हम इसमें जब चैप्टर पढ़ेंगे, अभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या कुछ लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो उसमें कॉन्सेप्ट आता है रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे कहानी यही है, रूट मतलब अंडर रूट हो गया ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, किसका स्क्वायर? ऑफ स्पीड। अब मान लो स्पीड कुछ एक्स वाई जेड आएगा, एक्स वाई जेड, मान लो तीन तीन टाइप की या एक्स और वाई स्पीड आ गई। इसका जब मीन निकालेंगे तो कुछ हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपन टू, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बन रहा है। इसका रूट, अब इसका स्क्वायर करके जब अंडर रूट लेंगे तब वो आता है। ठीक है, यहाँ पे निकलेगा फार्मूला भी बराबर अंडर रूट 3 RT/m। ठीक है, ये मैं आपको अभी अगले जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाऊंगा तब उसमें डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अरे भैया, किसी भी लोहे को, किसी भी रॉड को अगर यहाँ से गर्म कर दोगे, इसको हीट दे दोगे, जनरली आप जाओगे, लोहार जो होते हैं ना गांव में, देखो उनकी दुकान पे जाओ तो उसको गर्म करेंगे, फिर पीट के उसको बढ़ाएंगे, तो वहाँ कौन सा एक्सपेंशन होगा? थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, लीनियर तरीके से। तो इसको कहते हैं कितना बदला है लेंथ में, बाकी कॉफिशियंट, कॉफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। देखो तीन चीज आएगा, कॉफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कॉफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और तीसरा क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसको जरूर से जरूर बताइए। ठीक है, तो ये है कॉफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो इसकी यूनिट जो है मीटर ही होगी, क्योंकि देख रहे हो डेल्टा एल है। ठीक है,
और हाँ, एक चीज़ ये समझ लो, अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर पूछें। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगा, चाहे वीडियो बना के, चाहे कमेंट बॉक्स में ही, चाहे जैसे भी, ठीक है। अब आगे देखते हैं हीट कंडक्शन फार्मूला। हीट कंडक्शन पहले है क्या चीज़, ये देखो, मूवमेंट ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर व्हेन दे आर टचिंग ईच अदर। पानी का कॉन्सेप्ट देखोगे, मैंने बताया, यहाँ एक थोड़ा सा आग लगा देते हैं, ये हो गया हमारा स्टोव, ठीक है। अब देखो ये है पानी के मॉलिक्यूल, अब नीचे वाला गर्म होगा, यहाँ हीट हुआ, फिर नीचे वाला मॉलिक्यूल ऊपर गया, फिर ऊपर वाला मॉलिक्यूल क्या होगा, नीचे आता है। लेकिन ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे हीट का ट्रांसफर होगा। तो ये क्या है, इसलिए हीट कंडक्शन है। इसका क्या होता है, कंडक्टिविटी इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस इंटू टाइम अपॉन लेंथ। फार्मूला बिल्कुल याद करके रखिए, फार्मूला निकालना आप उसी सेम चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ये कंडक्टिविटी, एरिया, चेंज इन टेम्परेचर बटे इंटू टाइम अपॉन लेंथ, ठीक है। ये है हीट कंडक्शन का फार्मूला, ठीक है। अगला देखते हैं, द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट आई बराबर क्यू अपॉन टी। सिंपल सा बात है, चार्ज अपॉन टाइम, यूनिट होती है एम्पियर। अगर आप ये सारे फार्मूले याद रख लिए, ठीक है, तो आपको डायमेंशनल फार्मूला में मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ, गारंटी लेता हूँ कि कहीं भी कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी है। और आपको डाउट हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9794569546, इस पर आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं रेजिस्टेंस फार्मूला। अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा कि रजिस्टिंग का एक्ट, अपोजिंग का एक्ट, या विथ स्टैंडिंग का एक्ट। तो आर बराबर होता है रो एल अपान ए, एरिया, सॉरी। तो रजिस्टेंस जो है ये क्या है, किसी भी चीज में अपोज करना, ठीक है। तो एक्ट ऑफ रजिस्टिंग, अपोजिंग या विथ स्टैंडिंग मतलब सहन करना। तो आर आपका प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। बाकी ये रजिस्टिविटी जो है ये क्या है, रजिस्टिविटी ये है मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि कोई भी मटेरियल कितना कितना अपोज करता है, कितना अपोज करेगा, ठीक है। ये क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टी, ठीक है। आर बराबर क्या हो गया, रो एल अपान ए, ठीक है। और ये क्या है, ओम, ठीक है। अगला देखते हैं पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। पावर वोल्टेज इंटू करंट, पी बराबर वी इंटू आई, ये भी है फार्मूला। ये भी आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तभी उसमें निकालना मैं सिखाऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं कैपेसिटेंस। ये सब मैं अभी इसलिए याद करा रहा हूँ, कम से कम आपके आंखों के सामने से ये सब शब्द तो गुजरे, आपको लगेगा अरे भाई क्या शब्द आ गया, ठीक है। तो चार्ज को अगर वोल्टेज से भाग दे देंगे तो कैपेसिटेंस निकल आएगा, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस है, सिंपल सी बात समझो, दो जब वायर में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट में बात करेंगे तो रेजिस्टेंस आएगा। जब हम बैटरी या सेल में बात करेंगे तो कैपेसिटेंस आएगा, ठीक है। और नॉर्मली जब एसी में बात करेंगे तो इंडक्टेंस आएगा। इन सब का काम कुछ नहीं है, ये भी है, यहाँ पे ये अपोज कर रहे हैं, यहाँ पे ये अपोज कर रहे हैं, यहाँ पे ये अपोज कर रहे हैं, ठीक है। कहानी कुछ नहीं है, इसकी यूनिट क्या होती है, फराड होती है, यानी कि फराड, ठीक है। फराड हो जाएंगे बिल्कुल ये। आगे देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाफ सी वी स्क्वायर, और इसका जो है डेरिवेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक है। एक कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट है ये देखो, ये एक प्लस चिन्ह, सॉरी, ये प्लस लगा दिया, ये माइनस लगा दिया, बन गया हमारा कैपेसिटर तैयार, ठीक है। तो ये क्या है, हाफ इंटू सी वी स्क्वायर, कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज का स्क्वायर, ठीक है।
आगे देखते हैं, कैपेसिटेंस हमने पीछे पढ़ा था, चार्ज बाई वोल्टेज, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, कूलम्ब्स लॉ, जैसे हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन लॉ, इसमें क्या था, F बराबर क्या था, G दोनों मास बटे आर स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ में क्या है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दूसरा एक का चार्ज Q1 है, एक का चार्ज Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस कुछ एक आर है। तो F प्रोपोर्शनल टू यहाँ हो जाएगा दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन Q1 Q2, और F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आर स्क्वायर। तो F बराबर हो जाएगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। F बराबर मान लेते हैं K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ठीक है। ये कूलम्ब्स का हो गया। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, जब स्टैटिक स्टेट में रहे कोई बॉडी, तब जो इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन जब मोशन में हो तब जो फोर्स हो दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसमें कुछ घबराना नहीं है। ईएमएफ क्या है, मान लो हम कह दें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसको देख के ही समझ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के मोशन से फोर्स, ठीक है। ये हो गया कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, आंसर नंबर ए। अब आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब देखो, सबका अपना अपना फील्ड होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, मान लो इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस माइनस, हमेशा प्लस पे चलेगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। कहानी यहाँ से बनती है कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैग्नेटिक चार्ज में हम बात करेंगे तो नॉर्थ और साउथ पोल की बात करेंगे। अब देखो, प्लस और प्लस चार्ज का पिछले वीडियो में मतलब इलेक्ट्रिक करंट देखना, तो प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्सन होगा, प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो गया, चार्ज इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, के क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगला देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो यू बराबर क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। कितना कितना आपकी जो स्प्रिंग है वो एक्सटेंड हुई है, ठीक है। ये फार्मूला बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर याद करें। आगे देखते हैं, वेव स्पीड। वेव जनरली होता क्या है कि मान लो एक मीडियम में डिस्टरबेंस हुआ, ठीक है, ये है कोई एक मीडियम में डिस्टरबेंस हुआ, तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या होगा कि इट इज डिस्टरबेंस, मीडियम में डिस्टरबेंस हुआ तो ये यहाँ से क्या करेगा कि पार्टिकल जो है एनर्जी ट्रांसमिट कर देगा आगे वेव के फॉर्म में, लेकिन पार्टिकल खुद ब खुद नहीं जाएगा। तो वेव क्या है, डिस्टरबेंस इन मीडियम है दैट कैरी एनर्जी। अब इसमें एनर्जी तो आ रही है तभी आगे बढ़ रहा है, ठीक है, विदाउट नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल मूव नहीं करेगी। तो वेव स्पीड का जो फार्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ होता है। वेव लेंथ को लेमडा से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी से एफ से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा v बराबर एफ इंटू लेमडा। लेमडा क्या है, वेव लेंथ, भैया वेव के द्वारा ट्रेवल की गई जो लेंथ है वो है हो गई हमारी वेव लेंथ। कुछ डाउट मत करना, अगर वेव के एम्पलीट्यूड के बारे में पूछे तो ये है मीन पोजीशन, मान लो 20 से ऊपर तक कितना डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, ये हो गया उसका एम्पलीट्यूड हो गया। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, समझने की बात है। आगे देखते हैं, टाइम पीरियड, टाइम इट टेक्स फॉर ए वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। मान लो कोई वेव है, ठीक है, ये वेव है, ये यहाँ से यहाँ तक चली, ठीक है। इसने अपना एक साइकिल पॉजिटिव वाला, ऊपर वाला पॉजिटिव वाला, या फिर ये नेगेटिव वाला, दोनों साइकिल पूरा कर ली, ठीक है। अब उसमें कितना टाइम लगा वो टाइम पीरियड होता है। फार्मूला क्या आ गया, हो गया 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी,
ठीक है, लेंथ अपॉन ग्रेविटी। ठीक है, अगला देखते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट टाइम या रोटेशन पर यूनिट टाइम। एक पुल्ली जो है, मान लो ये है इंजन, कुछ एक बड़ा सा इंजन है, आगे लगा दिया, इसमें हमने लगा दिया पुल्ली, ये है मूव कर रहा है। तो एक पुल्ली 1 सेकंड में कितना घूम जाएगी, दैट इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। और उसका जो होता है हम कहेंगे 1 टाइम पीरियड। ठीक है, और इसको यूनिट होगी हर्ट्ज। तो ये फार्मूला ज़रूर से ज़रूर याद रखिए। और आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट करें या मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है कि अब देखो, एक कहानी ये है कि इसमें क्या करेगा, ऑब्जेक्ट जो है 2 एंड 4th मोशन करता है। ठीक है, बैक एंड फोर्थ, मतलब पहले जाएगा, मान लो ये पोजीशन है, पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ये है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। टाइप ऑफ पीरियडिक मोशन, 2 टाइप के मोशन होंगे। एक तो होता है पीरियडिक मोशन, दूसरा होता है नॉन पीरियडिक मोशन। ये तो मैं आपका बेस बना रहा हूँ। ठीक है, अभी बहुत डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं, बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो क्या है, 2 पीरियडिक मोशन, नॉन जो एक पीरियड पे हो, जो एक सर्टेन इंटरवल पे होते हैं, जो टाइम पे मतलब कि फिक्स टाइम पे होंगे, तो वो है पीरियडिक मोशन। नॉन पीरियडिक मोशन मतलब जैसे कोई भी टाइम पे ना हो, जैसे पढ़ते थे यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो टाइप ऑफ पीरियडिक मोशन एसएचएम क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये एक पीरियडिक मोशन है जहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट है ऑसिलेट करता है, मतलब कहाँ से कहाँ तक, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन से। ठीक है, ये हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, एक पेंडुलम को टांग दे, तो पेंडुलम, अब देखो, इधर गया, फिर पीछे आया। ठीक है, फिर इधर गया, फिर पीछे आया। ये ठीक है, ये समझ लो। तो इसका जो फार्मूला क्या होगा, ए बराबर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, ये हो गया साइन एंगल, डिस्प्लेसमेंट बराबर एम्पलीट्यूड इनटू साइन एंगल। ठीक है, आगे देखते हैं। मैग्नेटिक फोर्स आ गया, फोर्स ड्यू टू द मैग्नेट। ध्यान रखना, हर प्रकार का फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा तो फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ फोर्स ड्यू टू द मैग्नेट, मैग्नेटिक फोर्सेस ऑन ए चार्ज दैट इज डिफाइंड बाय द एफ बराबर चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा, यानी कि क्यू भी बी साइन थीटा। गाइज, आपको ये सब फोर्सेस निकालना सिखाया जाएगा, तो प्लीज आगे तक हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसकी यूनिट हो गई न्यूटन, क्योंकि ये है फोर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? अगर चीज़ें को देखोगे, फ्लक्स क्या है ना, कि कोई चीज़ किसी के ऊपर से पास कर रही हो, यानी कि फ्लो और मूवमेंट ऑफन ऑफ समथिंग पासिंग थ्रू ए सरफेस और स्पेस। कोई भी चीज़ किसी के ऊपर से पास कर रही हो, तो ये हो गई क्या, फ्लक्स हो गई। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे तो यहाँ फ्लक्स का सिम मैग्नेटिक लाइन से आ जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन एक सरफेस के ऊपर से पास कर रही हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक लाइन एक सरफेस के ऊपर से पास कर रही हो। चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसलिए बता रहा हूँ। अब देखो, फ्लक्स किस फील्ड के ऊपर से पास करेगी भैया, तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर से पास करेगी। अरे जो फील्ड से पास करेगी, कुछ एक एरिया से ही पास करेगी ना, इनटू कॉस थीटा। ठीक है, तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, फाई को लिखते हैं फ्लक्स। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई बराबर मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब वहाँ जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। अभी आप फराडे लॉ जब पढ़ेंगे तब आएगा, ई बराबर डी फाई अपान डी टी, यानी कि माइनस डी फाई अपान डी टी। ई क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है इज इक्वल, इट इज द निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। इसकी यूनिट होती है वोल्ट। आगे देखते हैं। एस्केप वेलोसिटी
इतनी वेलोसिटी रखो, वेलोसिटी टू एस्केप ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ 11.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी क्या है, एस्केप वेलोसिटी। वेलोसिटी टू एस्केप हमारी क्या है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से हम लोग देखेंगे कहानी। एस्केप वेलोसिटी क्या है, ये तो सॉरी, ये तो एक्सेलरेशन है। एस्केप वेलोसिटी 11.2 मीटर प्रति सेकंड होगा यार, सॉरी ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 11.2 मीटर प्रति सेकंड, ये हो गई एस्केप वेलोसिटी। इतनी वेलोसिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक दो कि दोबारा वो जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको अफेक्ट ना कर पाए, ये है एस्केप वेलोसिटी। यूनिट क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये सैटेलाइट वगैरह के लिए यूज होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, मान लो एक ऑब्जेक्ट को एस्केप वेलोसिटी से मैंने फेंक दिया, अब किसी इस ऑर्बिट में मुझे घुमाना है कि इसी में घूमते रह जाए। ठीक है, ऐसे ही कितनी वेलोसिटी से फेंकें कि इस ऑर्बिट को ये मेंटेन कर ले। वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर ऑर्बिट, ये हो गया यूनिट मीटर प्रति सेकंड। भी बराबर हो गया अंडर रूट GM/R। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बताएं। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।